वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास जो कि इंडियन पॉलिटी की है उसे डिस्कस करेंगे और ये 7th क्लास होगी हमारी इंडियन पॉलिटी की। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी में कुछ बेसिक चीज़ों से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट तक पहुँचे थे और इसमें हमने इंडियन स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टेट और उसके एलिमेंट्स को जाना था और पॉलिटी की जो डेफिनेशन है उसके आधार पर हमने किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की क्या अप्रोच रहती है और हिस्टोरिकली किस किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम देखे गए हैं उनके बारे में जाना था। और इसके साथ ही हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि इन जनरल व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हमने ये देखा था कि व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए फिर हम अपने चैप्टर 2 की तरफ बढ़े थे जो कि है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें जानने लायक थे ऑर्गन, 3 ऑर्गन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, जिन्हें हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के तहत समझते हैं। लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाने का काम करता है, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। उन कानूनों को एग्जीक्यूट करने का काम जो बॉडी करती है उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड अ बॉडी कॉल्ड जुडिशरी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जुडिशरी के बारे में और इस क्रम में हमने ये देखा था कि हाउ द जुडिशियल स्ट्रक्चर और कुछ थियरीज हैं जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस तरह की बातों पर गौर करते हुए हमने जुडिशियल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और कुछ टाइप्स ऑफ लॉ भी देखे थे। इनमें पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, कॉमन लॉ और डिवाइन लॉ के को देखते हुए हमने आखिरी क्लास में इतना कवर किया था। तो नाउ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जुडिशरी के बचे हुए हिस्से की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पॉजिटिव लॉ, जो कि थोड़ा अगर बैकग्राउंड बता दूं पिछली क्लास का, तो पॉजिटिव लॉ वो लॉज होते हैं जो लेजिस्लेचर जैसी कोई बॉडी या अ सेट ऑफ पीपल जो लॉ बनाते हैं उन्हें कहते हैं। नेचुरल लॉ प्रोवाइडेड बाय द नेचर इटसेल्फ एंड इन टर्म्स ऑफ सिविलाइजेशन हमने कुछ मानव अधिकार और कुछ फंडामेंटल राइट की घोषणा की है कि हम अपने नागरिकों को देंगे। तो इस तरह के लॉज नेचुरल लॉ कहलाते हैं। कॉमन लॉ रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, और जहाँ तक ये नेचुरल और पॉजिटिव लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते हैं वहाँ तक कॉमन लॉज प्रचलित रहते हैं समाज में। डिवाइन लॉ बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ थियोक्रेटिक सोसाइटी, जो धर्म के आधार पर चलने वाला पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ डिवाइन लॉ चलते हैं। एंड डिवाइन लॉ के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने सेक्युलरिज्म की परिभाषा को देखा था। इसके 2 पहलू भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सेक्युलरिज्म का जो वर्ड, ये जो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो है यूरोपियन कॉन्सेप्ट है ये, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म की परिभाषा कैसे बदल जाती है ये भी हमने आखिरी क्लास में देखा था। बेसिकली द यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म सेपरेट्स रिलीजन विद द स्टेट, एंड स्टेट हैज़ नो कोई भी किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रहेगा किसी भी तरह के रिलीजन से। जबकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म सर्वधर्म संभाव की भावना को लेकर चलता है, यानी कि सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे और सभी धर्मों की एक सी उन्नति की तरफ भारतीय स्टेट काम करेगा। सो इट इज नॉट सेपरेटेड बाय रिलीजन, इट इज इक्वल ट्रीटमेंट देने वाली एक बॉडी है, एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जहाँ सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट किया जाता है स्टेट के द्वारा। तो इतनी सी सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर, जो है कि जुडिशरी में हम आपने गौर किया होगा जब हमने लेजिस्लेचर पढ़ा था तो लेजिस्लेचर एज ए जनरल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर देखा था। उसी तरह एग्जीक्यूटिव की बाकी सारे पहलू देखने के क्रम में हमने इंडियन कंटेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव, जो कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होता है, उसको देखा था। और अब जुडिशरी की इतनी सारी बातें जानने के बाद हम देखते हैं कि हाउ इज इंडियन जुडिशरी, कैसी है भारतीय न्यायपालिका। तो देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी इज वेरी मच पावरफुल इन इटसेल्फ। काफ़ी शक्तिशाली जुडिशरी हमारे देश में देखने को मिलती है, बिकॉज इंडिया के पास फेडरल स्ट्रक्चर के गुण हैं। इंडिया में स्टेट्स हैं और सेंटर है, हालांकि इंडिया डिक्लेयर नहीं करता है खुद को पूरी तरह से फेडरल। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम सेलिएंट फीचर की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया इज अ
फेडरल एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर के बीच का एक बैलेंस है। कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ऐसे हैं जो इसके यूनिटरी स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हैं और उनका सोर्स ब्रिटेन रहेगा, और कुछ कुछ प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर की ओर इशारा करते हैं और इनका सोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों में देखा जाएगा। तो इतनी बात समझने के साथ ही हमें ये समझ में आता है कि चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर और स्टेट का एग्जिस्टेंस है इंडिया में, दैट्स व्हाई जुडिशरी विल बी पावरफुल। ये हम पिछली क्लास में समझा चुके हैं। So, in terms of the legislature and the executive, we follow the federal structure. But when it comes to the judiciary, it is near to the unitary structure. अगर हम जुडिशरी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये यूनिटरी स्ट्रक्चर के ज़्यादा नज़दीक हमें दिखता है, जबकि लेजिस्लेचर में फेडरल कैरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव में भी फेडरल कैरेक्टर्स हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि विधानसभा स्टेट के लेवल पर है, संसद सेंटर के लेवल पर है। उसी तरह एग्जीक्यूटिव की एक तबका जो कि केंद्र सरकार के रूप में कार्य करता है, और उसी तरह स्टेट में राज्य सरकारें हैं जो एग्जीक्यूटिव के फेडरल स्ट्रक्चर की ओर इशारा करती हैं। अब इंडियन जुडिशरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले इस पर सवाल उठा सकते हैं कि इंडियन जुडिशरी भी तो 2 स्तर पर रहती है। ऐसा समझा जा सकता है कि सेंटर के लेवल पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और सारे स्टेट जितने हैं उनके स्तर पर एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, वो है हाई कोर्ट्स। तो ऊपरी तौर पर देखने पर या सुपरफिशियल लेवल पर समझने पर हमें लगेगा कि जो जुडिशरी है वो भी फेडरल है, मगर ऐसा नहीं है। इसमें एक बारीक बात है जानने लायक, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे जो इंडियन जुडिशरी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए भी ये कैसे फेडरल ना होकर यूनिटरी है। तो इसे एक्सप्लेन करने के क्रम में हम देखते हैं कि ऑन द लेवल ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स देयर आर नो सेपरेट कोर्ट्स। द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट कम्स डायरेक्टली अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस बात को गौर से समझिएगा। सेंटर और स्टेट के लेवल पर अलग अलग कानून की व्याख्या करने के लिए अलग अलग जुडिशियल स्ट्रक्चर नहीं है। इसे समझने से पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक एग्जांपल देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी राज्य हैं उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, स्टेट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन हैं अमेरिका में, स्टेट के अपने हाई कोर्ट हैं जो कि स्टेट के कानूनों पर व्याख्या करते हैं, कि स्टेट के कानूनों के आधार पर अपने निर्णय देते हैं। और फिर एक फेडरल कोर्ट है जो कि स्टेट और सेंटर के बीच आने वाले विवादों पर काम करता है। तो इस हिसाब से जो स्टेट के कोर्ट हैं यानी कि हाई कोर्ट्स जो अमेरिका में हैं वो स्वतंत्र हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट से। उनके अपने जुरिस्डिक्शन है, अपने सेट ऑफ लॉज हैं जिन पर वो निर्णय देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अपने जुरिस्डिक्शन है, अपने सेट ऑफ लॉज हैं। इस प्रकार ये कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है जो कि यूएसए का जुडिशियल स्ट्रक्चर है। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई हो तो अब बढ़ते हैं भारतीय न्यायपालिका की प्रकृति की तरफ। भारतीय न्यायपालिका में भी स्टेट के लेवल पर हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी है। स्टेट के हाई कोर्ट्स स्टेट की बाउंड्री के अंदर ज्यूरिस्डिक्शन रखते हैं और वहाँ निर्णय सुनाते हैं जो स्टेट से रिलेटेड हो। सुप्रीम कोर्ट का काम है सेंट्रल इश्यूज या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के काम या स्टेट्स के बीच विवादों का निपटारा करने और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर के तौर पर। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट अलग नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंडर सारे हाई कोर्ट्स भी आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसके अंदर आते हैं सारे के सारे हाई कोर्ट्स। तो अमेरिका की तरह ये स्वतंत्र नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि ये इसके अधीन है। यह सब हमें देखने को मिलता है उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जिसमें हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस
हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर्स और हाई कोर्ट से किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की पावर। जजेस अपॉइंटमेंट, जजेस ट्रांसफर, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस बुलवा लेने का अधिकार, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट को एक हाईएस्ट अथॉरिटी बनाती है इंडियन जुडिशरी में, और ये एक यूनिटरी स्ट्रक्चर को दर्शाता है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है पूरा सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर हाई कोर्ट और उनके अंदर आते हैं अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लोकल कोर्ट्स एक्सेट्रा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारतीय जुडिशरी यूनिटरी है, हालांकि इसमें आपको बहुत सारे स्टेट कोर्ट भी दिखते हैं, हाई कोर्ट दिखते हैं, मगर वो सब अधीन है सुप्रीम कोर्ट के। तो ये पूरा एक बॉडी है, इंडियन जुडिशरी इज अ होल बॉडी, जिसके टॉप पर बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, एंड देन सबऑर्डिनेट या अदर कोर्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्सेट्रा माने जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इंडियन जुडिशरी यूनिटरी नेचर रखती है, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फेडरल स्ट्रक्चर से अलग है। ये पहली बात है इंडियन जुडिशरी की समझने लायक। जय हिंद। प्रियांशु सिंह सेंगर, हाय सर, हाय बीटीएस। ओके, जुडिशरी देखते हैं, बीटीएस तो चलते ही रहेंगे, नंबर आपको जुडिशरी ही देगी। इंडियन जुडिशरी हैव द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात अब तक क्लियर हो चुकी होगी कि जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां जुडिशरी पावरफुल होगी और उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की पावर रहेगी। It has the supreme authority in this field. Indian judiciary is the guardian of fundamental rights of the people, which makes it a powerful organ of the government. The power of judicial review vested in judiciary since the adoption of constitution, but after the basic structure doctrine it get more strength, and consequently Indian judiciary holds much stronger position now than before. देखते हैं ये सभी तीनों बातें क्या कह रही हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट ओनली इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी व्याख्या करेगा सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी। तो इस लिहाज से जुडिशरी पावरफुल है। ये पहली बात भारतीय जुडिशरी की। दूसरी बात, जो भी फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए हैं सिटीजन्स को, उन फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर के तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स काम करते हैं। इस लिहाज से भी ये पावरफुल बनते हैं, बिकॉज कोई भी स्टेट का काम अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो जुडिशरी उस स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट या राज्य की सरकार या केंद्र सरकार पर पाबंदियां लगा सकती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस लिहाज से जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक पावरफुल ऑर्गन साबित होती है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी पावर इंडियन जुडिशरी के पास है, वो है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी लॉ अगर पास होता है पार्लियामेंट से तो उसको रिव्यू कर सकती है इंडियन जुडिशरी। किस क्रम में? तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, इट इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को इंडियन जुडिशरी ने अपना लिया है। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है और उस उल्लेख में हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बजाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की धारणा देखने को मिलती है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ केवल लॉ को पास करने की प्रोसेस की तरफ ही ध्यान देता है। वो लॉ कैसा बना है और वो किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है, उस पर कोई भी व्याख्या का अधिकार नहीं होता है। मगर भारतीय जुडिशरी ने समय के साथ पावर को गेन कर लिया है, जैसे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में किसी भी लॉ को न सिर्फ उसकी प्रोसेस को देखा जाता है, बल्कि उस प्रोसेस की तरफ बने लॉ के नेचर की भी स्क्रूटनी की जाती है और उसकी नेचर की स्क्रूटनी करने का आधार होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी।
भारतीय जुडिशरी ने एक खास पावर गेन की है विद टाइम। केशवानंद भारती केस 70 के दशक में जो आया था, उसके बाद उसका जो जजमेंट दिया गया 13 जजेस ने मिलकर दिया था, अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। उसमें उन्होंने ये जजमेंट पास किया था कि कोई भी कानून भारतीय संसद लाने के लिए सामर्थ्यवान है, तो इस पर कोई भी पाबंदी कोई भी कोर्ट नहीं लगा सकता, मगर कुछ आधार हैं जिन आधारों पर किसी भी कानून को नल एंड वॉइड या खारिज किया जा सकता है। उन आधारों को जुडिशरी ने एक नाम दिया है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ की व्याख्या करने के क्रम में जुडिशरी ने बताया था कि संवैधानिक मूल्य और जो फिलॉसफी है या संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई कानून उससे खिलवाड़ करता है तो वो कानून खारिज मान लिया जाएगा। और इस बेसिक स्ट्रक्चर लॉ या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह समय समय पर इस तरह की जानकारी देते रहेंगे कि कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आती है और उसे किस प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। तो इतनी सारी बातें करने पर जुडिशरी हो जाती है बहुत ज़्यादा पावरफुल। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, उस इंटरप्रिटेशन के तहत बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी, बेसिक स्ट्रक्चर को बताने के क्रम में, जो कि एक वेग टर्म है, सरकार के कानूनों पर पाबंदी लगाने का अधिकार हमारी भारतीय न्यायपालिका को मिल जाता है। और इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर के तौर पर भी वह स्टेट पर पाबंदियां लगा सकती है। तो इस लिहाज से इंडियन जुडिशरी इज मच मोर पावरफुल देन एनी अदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जुडिशरी से। फिर हम देखते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम कैसा है। जुडिशरी जिस आधार पर अपना कार्य करती है वो होता है लीगल सिस्टम, और लीगल सिस्टम के तहत हमने बहुत सारे लॉज देखे थे। अब भारतीय लीगल सिस्टम में उन सारे लॉज की क्या जगह है, पॉजिटिव लॉज, नेचुरल लॉज, कॉमन लॉज, डिवाइन लॉ, इन सब की क्या जगह है इंडियन लीगल सिस्टम में, उस पर थोड़ी बहुत नज़र डालते हैं और समझते हैं। तो इंडियन लीगल सिस्टम इज द अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, बहुत सारे लॉज जो कि 4 टाइप, बेसिकली हमने उनको 4 टाइप में कैटेगराइज किया था, उन सबका मिश्रण है भारतीय लीगल सिस्टम। कैसे? इट इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन पॉजिटिव लॉ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी कानून हैं ज़्यादातर वो पार्लियामेंट से पास होते हैं तो दीज आर पॉजिटिव लॉज, और फंडामेंटली जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो पॉजिटिव लॉ पर बेस्ड है, बिकॉज द लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज एंड अमेंड देम। इस लिहाज से पॉजिटिव लॉ तो प्रिवेल करता है भारत में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में करेगा, बट द पावर ऑफ जुडिशरी टू डू जुडिशियल रिव्यूज accommodate the elements of natural laws as well। जैसा कि मैंने आपको नेचुरल लॉ को पढ़ाते समय बताया था कि नेचुरल लॉ में आते हैं ह्यूमन राइट्स, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो फंडामेंटल राइट्स। के अलावा एक थियोरी ऑफ कंप्लीट जस्टिस भी भारतीय संविधान में है, जिसके तहत अगर न्यायपालिका चाहे या जुडिशरी चाहे तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस इट कैन गिव अ जजमेंट। और ये न्यायपालिका को बहुत सारे अधिकार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस मिला या नहीं किसी व्यक्ति को, उसको किस प्रकार से दिया जाएगा। हाल ही में राजीव गांधी के हत्यारे माने जाने वाले या उनकी असैसिनेशन में आरोपी पनीर सेल्वम या पेनी सेल्वन नाम से जो व्यक्ति पिछले लगभग 90 के दशक से जेल में सजा काट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उनकी दया याचिका के खारिज होने के क्रम में बहुत बार उनकी दया याचिका आई थी कि वो एक लंबा समय, उम्र कैद से ज़्यादा समय, 14 वर्ष एक बेसिक टाइम पीरियड होता है उम्र कैद का, उससे ज़्यादा समय वो जेल में काट चुके हैं, और लगभग हर बार उनके सामने ये परिस्थिति रहती है कि उन्हें कभी भी फांसी दी जा सकती है। तो इस तरह की एक मेंटल कंडीशन में रहते हुए इंसान लंबे समय तक अपना समय काटता है और उसकी दया याचिकाएं राष्ट्रपति के पास जाती हैं, खारिज हो जाती हैं या उन पर पेंडिंग रहता है डिसीजन। इस क्रम में उस व्यक्ति के साथ कुछ अन्याय तो हो रहा है, या तो उसे तुरंत फांसी दे दी जाए, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाए, मगर इस तरह उसे जेल में सड़ा कर रखना कोई न्याय नहीं है। और इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑर्डर टू प्रोवाइड
कंप्लीट जस्टिस एक फैसला दिया था, उस फैसले के तहत उन्होंने इस व्यक्ति को बरी कर दिया था इन सभी केसों से, क्योंकि वो 20 साल से ज़्यादा समय से सज़ा काट रहे थे। ऑलमोस्ट 20 या 30 साल हो चुके थे उन्हें जेल में। और ये एक और तरीका है जिसमें नेचुरल लॉ की तरफ इशारा किया गया है कि एक मनुष्य के मानवाधिकारों का कितना हनन होगा। इसमें हमें जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वर्सेस डेथ पेनल्टी का जो डिबेट है उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा डिबेट है कि डेथ पेनल्टी इज द सॉल्यूशन या एक सही तरीके का न्याय है किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देना, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ही सीमित रखनी चाहिए हमें। क्या स्टेट के पास अधिकार है कि वो लोगों की जिंदगी को ले सके? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे अधिकार हमें प्रोवाइड करता है, बट इन ऑर्डर टू इवॉल्विंग सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन के क्रम में उभरते हुए हमारे सामने कई सारे नए मुद्दे आते हैं, नए तरीके से कानूनों की व्याख्या की जाती है, और इसी क्रम में लाइफ इम्प्रिजनमेंट के खिलाफ भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। उसी तरह डेथ पेनल्टी के खिलाफ भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। तो इस मामले के साथ ही हमें ये बात जाननी होगी कि क्या वो मुद्दे हैं जो डेथ पेनल्टी को गलत ठहराते हैं, किस प्रकार से गलत ठहराते हैं। क्योंकि जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो दरअसल सज़ा दिलाने से ज़्यादा किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, उसे सुधारने की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। इस तरह की एक थ्योरी भी चलती है कि भले ही हजारों गुनहगार छूट जाए, मगर किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का जो लीगल सिस्टम है वो इंडियन लीगल सिस्टम है। तो इतनी बात समझने के बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। इन प्लेसेस वेयर पार्लियामेंट हैव नॉट मेड एनी लॉ or the judiciary have not given any special judgment, there Indian legal system gives importance to common laws as well। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में जिन ट्रेडिशनल नियमों का पालन करते हैं, जिन पर न ही पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाए हो, न जुडिशरी ने अब तक कोई ऐसा फैसला सुनाया हो, इस मामले में संविधान भी साइलेंट रहता हो। लॉ के तहत मान लें, इन दो तरीकों में ट्रिपल तलाक का मामला हाल ही में सामने आया था। इसे आप कॉमन लॉ या डिवाइन लॉ में से किसी भी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेचुरल लॉ से भी किसी भी महिला के मानवाधिकारों का इसमें हनन होता है, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है ट्रिपल तलाक का, ये बहुत वेग और बहुत वन साइडेड है। इसमें पुरुष को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, तो इस तरह से एक नेचुरल लॉ के खिलाफ जाता है। इसके लिए एक पॉजिटिव लॉ यानी कि ट्रिपल तलाक कानून सरकार लेकर आई थी, और यहाँ पर जो कॉमन लॉ या डिवाइन लॉ था उसके खिलाफ हमने उसे खारिज किया और ट्रिपल तलाक को हमने पनिशेबल ऑफेंस बनाया। तो ये भी इंडियन लीगल सिस्टम में एक हिस्सा बन चुका है, जहाँ हम ये तो मानते हैं कि कॉमन लॉज प्रिवेल करते हैं, मगर समय समय पर यदि कॉमन लॉज किसी भी तरह से नेचुरल लॉ या पॉजिटिव लॉ के खिलाफ दिखते हैं तो हम उन्हें खारिज भी कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि कॉमन लॉ बाय डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड केस लॉज। केस लॉज हमने पढ़े थे कि जुडिशरी जब किसी भी तरीके से कुछ मौलिक व्याख्याएं करती है कॉन्स्टिट्यूशन की या बनाए गए कानूनों की, तो वो अपने आप में एक कानून बन जाता है, और इस तरह के कानूनों को जज मेड लॉ या केस लॉज कहते हैं। और ये एक हिसाब से इंडियन लीगल सिस्टम में ट्रेडिशन बन जाता है, और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हायर जुडिशरी के द्वारा दिए गए फैसले प्रेसिडेंट का काम करते हैं, और ये उस जुडिशियल स्ट्रक्चर के ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर हम बाय डेफिनेशन देखें ट्रेडिशनली फॉलो करने के क्रम में, तो ये भी कॉमन लॉ के तहत आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं केस लॉज। तो कॉमन लॉ न सिर्फ सामाजिक परंपराओं की बात कर रही है, बल्कि कॉमन लॉ कानूनी परंपरा या न्यायिक जो कुछ परंपरा है उसकी तरफ भी इशारा करता है। तो ये थोड़ी बारीक बात है, इसे समझना पड़ेगा। ठीक, सामाजिक परंपराएं हम रोजमर्रा के जीवन में फॉलो करते हैं कुछ रूल्स, और न्यायिक परंपरा कोर्ट के डिसीजन जो केस लॉ या जज मेड लॉज होते हैं वो हमें दिखाते हैं। तो दीज बोथ इन डिफरेंट सेंसेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केस लॉज या कॉमन लॉज। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डिवाइन लॉज जनरली नॉट एक्सेप्टेड इन इंडियन लीगल सिस्टम बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। भारत सर्वधर्म संभाव रखने वाला पंथ निरपेक्ष राज्य तो है,
का मतलब हम सभी धर्मों को समान रूप से आदर देंगे। एज अ स्टेट, एज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वी वैल्यू ऑल रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड ऑल रिलीजियस डीड्स जो भी होती हैं उनको हम समभाव से देखेंगे। मगर कोई भी धार्मिक कानून जो कि किसी धर्म की किताब में कोई बात लिखी हो और वहाँ के रिलीजियस लीडर उसे फॉलो करने की बात करते हो, तो इस तरह के धार्मिक कानूनों को भारतीय लीगल सिस्टम मान्यता नहीं देता है, बशर्ते वो सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है, समान आदर रखता है। मगर कानून के तौर पर केवल और केवल संवैधानिक रूप से लिखी गई बातें और उनके आधार पर बनाए गए कानून जो कि संसद या राज्य की विधायिकाएं बनाती हैं, सिर्फ उन्हीं को तवज्जो दी जाती है भारतीय लीगल सिस्टम में। तो किसी भी प्रकार के कॉमन लॉ तो भारतीय लीगल सिस्टम के तहत मान्य है, लेकिन डिवाइन लॉज किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। ये भारत की पंथ निरपेक्षता के खिलाफ जाते हैं। और इसी के क्रम में आगे जो डिबेट बढ़ती है वो बढ़ती है, अगर डिवाइन लॉ नहीं है तो फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्यक्तियों के जीवन को गवर्न करने वाली संहिताएं, वो पूरे देश में सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोगों के लिए समान होनी चाहिए। और ये भारत के नीति निर्देशक तत्वों में भी लिखा गया है। भारत एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा। मगर चूंकि उस समय हम विभाजन की विभीषिका को झेल रहे थे, धर्म के आधार पर एक नया देश हमारे देश से कटकर बना था, उसके साथ ही बहुत सारे जाति समूह, भाषाई समूह भी अपने अपने स्तर पर स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। तो ऐसे क्रम में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने या उसे लागू करने की स्थिति में नहीं थे। मगर चूंकि अब आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और जल्द ही हम इस कंडीशन में हैं, हम ऐसा एक कंसेंसस या सर्वसम्मति पैदा कर सकते हैं जब हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। कुछ राज्यों में इस तरह की संहिताएं हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नज़दीक है, जैसे कि गोवा के राज्य है। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी जो गुण हैं वो देखे जाते हैं। तो डिवाइन लॉ तो हम एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज वी आर सेकुलर कंट्री। वी एस्पायर टू गेट यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इस क्रम में आने वाले समय में हो सकता है कि हमें देखने को मिले एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक इंडियन लीगल सिस्टम का ये एस्पेक्ट भी है। ओके, तो डिवाइन लॉ हम मानते नहीं हैं लीगल सिस्टम के तहत, बट इन इंटरनल मैटर्स ऑफ एनी रिलीजन divine laws are moreover accepted to the degree where they do not cross the line of individuals fundamental rights and other legal rights। यही बात है, डिवाइन लॉ इंडियन लीगल सिस्टम मानता नहीं है, इंडियन लीगल सिस्टम अलाउ नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स सेकुलर नेचर। मगर साधारण तौर पर जनरली जो डिवाइन लॉज चले आ रहे हैं उनके तहत इंसान अपना जीवन गुजार सकता है, बशर्ते कोई केस ना आए किसी कोर्ट में, तो वहाँ वो डिवाइन लॉ को तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि वो इंडियन लीगल सिस्टम में बेस्ड जो कानून है उनके आधार पर ही अपने फैसले सुनाएंगे। लेकिन तब भी डिवाइन लॉ एक हद तक जनमानस में एक्सेप्टेड है और भारतीय जो गवर्नमेंट है वो भी इस पर कोई टिप्पणी या नया कानून नहीं लाती है। तब तक नहीं लाती है जब तक वो किसी के फंडामेंटल राइट या कुछ अदर लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं करता है। जैसे ट्रिपल तलाक का मामला था, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता था और उसे खारिज किया गया। ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इंडियन लीगल सिस्टम समझने के क्रम में हमने देखा कि भारतीय लीगल सिस्टम अधिकांशतः पॉजिटिव लॉ या सकारात्मक विधि के आधार पर चलने वाला लीगल सिस्टम है। इसके अलावा भारत में जो जुडिशरी है वो नेचुरल लॉ के सिद्धांत को भी अपनाती है और इसके आधार पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देखी है। फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर कानूनों को खारिज होते हुए देखा है। और इस सब के अलावा कॉमन लॉज भी प्रैक्टिस में है उन जगहों पर जहां कोई खास कानून नहीं बना है लीगल सिस्टम में किसी भी तरीके से, या तो पॉजिटिव लॉ की तरफ से या नेचुरल लॉ की तरफ से, वहां तक उस सीमा तक कॉमन लॉज भी एक्सेप्टेड है। मगर कॉमन लॉज एक्सेप्टेड नहीं रहेंगे जहां वो पॉजिटिव लॉ या नेचुरल लॉ के खिलाफ जाते हुए दिखेंगे। फिर हम जाने कि कॉमन लॉ की डेफिनेशन के अंतर्गत न सिर्फ सामाजिक जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं वो आते हैं, बल्कि केस लॉज जो कि जुडिशरी द्वारा स्थापित किए गए कानून हैं जो लंबे समय तक फिर अधीनस्थ न्यायालयों के लिए
लागू रहते हैं एक लॉ की तरह, वो भी कॉमन लॉ की कैटेगरी में आते हैं। और डिवाइन लॉ हम जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिवाय तब के जबकि वो किसी फंडामेंटल राइट या अदर लीगल राइट का वायलेशन ना करते हो। डिवाइन लॉ हम ऑफिशियली इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज वी आर अ सेकुलर कंट्री। हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं, मगर कानून के तौर पर केवल संविधान और उसमें जो निहित कानून है उन्हीं पर हम अथॉरिटी रखते हैं। सो द इंडियन लीगल सिस्टम ऑल्सो इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस नेचुरल लॉज से निकल कर आएगा। नेचुरल लॉ की बात होगी तो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात होगी, विच सिंपली मीन, नेचुरल जस्टिस का मतलब है विच सिंपली मीन दैट द प्रोसेस ऑफ जस्टिस शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। Justice must not only be done but must be seen to be done। तो न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ, न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ। ये नेचुरल जस्टिस है। प्रकृति प्रदत्त जो हमें न्याय है वो मिलता हुआ दिखना चाहिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। बीते समय में जब 26/11 की घटना हुई थी और एक आतंकवादी को हमने पकड़ा था जिसका नाम था अजमल कसाब, उसको भी हमने, जबकि उसे रंगे हाथों पकड़ा गया था तब भी, जो कि इंडियन लीगल सिस्टम फॉलो करता है नेचुरल जस्टिस का तौर तरीका, उसके तहत हमने उसे प्रॉपर लीगल ट्रायल दिया, एक वकील भी दिया जो उसके मामले पे उसकी सफाई देगा। वो लीगल ट्रायल की हालांकि किसी भी देश में इस तरह से ज़रूरत नहीं होती जब आतंकवादी को रंगे हाथों पकड़ा जाए, मगर भारतीय जो लीगल सिस्टम है उसने पूरी तरीके से सारी प्रोसेस का पालन किया और अजमल कसाब को प्रॉपर मौका दिया गया अपनी बात रखने का, और सभी बातों को देखते हुए एविडेंस के आधार पर उसे फांसी की सजा दी गई। तो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय छवि को लेकर कि किसी आतंकवादी को भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, प्रॉपर लीगल ट्रायल करने का मौका देते हैं, और ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत यानी कि किसी ह्यूमन के राइट को पुख्ता करता है। किसी भी मानव को अपनी सफाई में अपनी बात कहने का हक है, और पूरी तरह से अपनी बात रखने के बाद अगर सबूतों के आधार पर उसकी बात सही साबित ना हो तो उसे सजा मिलने का भी हक है। इस तरह से इंडियन लीगल सिस्टम नेचुरल जस्टिस के एलिमेंट्स को भी अपने अंदर कवर किए हुए रहता है। तो यहाँ तक हम इंडियन लीगल सिस्टम की बात समझ गए, और ठीक से हमें ये समझ में आ चुका है कि जो भारतीय जुडिशरी है किस प्रकार अदर जुडिशरी से या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, खासतौर पर यूनिटरी गवर्नमेंट, उनसे कैसे ज़्यादा पावरफुल है इंडियन जुडिशरी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और जब अब हम नेक्स्ट चीज़ देखने जा रहे हैं वो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में ये जो 3 ऑर्गन हमने अध्ययन किया जिनका, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आए थे, इनके आपस में जो रिलेशंस होते हैं, तो आपस में जो उनके रिलेशन है वो कैसे होते हैं, किस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में कैसा रिलेशन रहता है, उनके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। विनीत तिवारी आस्किंग सर उसका वकील कौन था? आई डोंट नो द नेम ऑफ हिज लॉयर, मगर इतना मालूम है कि हमने उसे प्रॉपर ट्रायल दिया था और केस चलने के बाद ही उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस पर भारतीय न्यायपालिका पर कुछ आरोप भी लगे थे कि एक आतंकवादी को हम जेल में बैठ के बिरयानी खिला रहे हैं, उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि भारतीय न्यायपालिका अपनी छवि, अपने नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत से किसी भी आधार पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, और इसका एक अच्छा फ़ायदा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलता है। आज की डेट में जिन्हें कि पाकिस्तान एज अ इंडियन स्पाई प्रोजेक्ट करता है, कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उन्हें भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मगर भारत ने जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके खिलाफ अपील की और ये बताया कि ये वन साइडेड ट्रायल था जिसमें कुलभूषण जाधव के वकील के रूप में या उनकी सफाई प्रस्तुत करने के रूप में मौका नहीं मिला, तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनकी फांसी की सजा को रोकने और एक प्रॉपर ट्रायल देने की बात कही थी। उसके भारत के पक्ष में उन्होंने फैसला सुनाया था। तो अभी कुलभूषण जाधव का ट्रायल फिर से चल रहा है और पाकिस्तान भी मजबूर हुआ है कि वो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को मानने के लिए, उन्हें अपनाने के लिए मजबूर हो। ये भारत की इस तरह की जो कार्यशैली है, जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, उसकी एक जीत है। हमारे पास वो पॉइंट्स रहते हैं जिसमें हम बताते हैं कि कैसे हमने हर तरह से इंडियन लीगल सिस्टम को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के आधार पर बनाया है, और बाकी देशों पर भी इस तरह के दबाव बने रहते हैं कि वे भी
इसी तरह के नियमों का पालन करें। ख़ास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो भी नेचुरल जस्टिस को बहुत तवज्जो देते हैं। तो किसी भी कंट्री की छवि न सिर्फ इस आधार पर बनती है कि वो कितनी इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, बल्कि वहाँ न्यायिक प्रक्रिया कैसी है इसके आधार पर भी उस देश के संबंध बाकी देशों से अच्छे बनते हैं, और ये उसके डेवलपमेंट में भी एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम इन तीनों ऑर्गन के बीच के रिलेशंस के बीच किस तरह से रिलेशन होता है, किस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में कैसे रिलेशन रहते हैं जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच, उसकी बात करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द डिफेंस क्लास रूम प्रोग्राम हमारे जो चल रहे हैं एनडीए सीडीएस को लेकर, या फिर अदर डिफेंस क्वेरी, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।